हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक और भारतीय इतिहास को लिंक करने वाला, जोड़ने वाला टॉपिक, जिसे अगर दोनों को मिलाकर के पढ़ा जाए, मतलब अगर ऐतिहासिक घटनाओं को मिलाकर के पढ़ा जाए और साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधानों को, तो इतिहास की घटनाएं संवैधानिक प्रावधानों से मिल जाती हैं कि अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे थे, वो कौन से कानूनी प्रावधान थे। और दूसरी बात करें तो जो भारत में संविधान विकसित कर हुआ है, कि धीरे धीरे जो है संविधान का विकास हुआ है, जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तब भी हमें ये टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो है हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। भारत के संवैधानिक विकास को हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस संवैधानिक विकास में, जो है हम वर्ष 1773 से लेकर के कहाँ तक, 1935 तक जो भी महत्वपूर्ण अंग्रेजों द्वारा क्या किए गए हैं, कानून लाए गए हैं, और उन कानूनों में क्या प्रावधान था, उनका आज़ादी के दौरान क्या प्रभाव पड़ा था, और जो है भारत के संविधान के विकास में क्या प्रावधान पड़ा था, इन सभी को देखेंगे। यह भारतीय इतिहास का भी एक जो है, आधुनिक भारत के इतिहास का भी एक टॉपिक होता है। साथ ही साथ यह है इंडियन पॉलिटी को समझने की भी क्या होती है, जड़ होती है। तो चलिए इस श्रृंखला में शुरुआत करते हैं, और मैं कहूँगा कि आप जो है जितना भी पढ़े हुए हैं वह कुछ यहाँ पर भी जो है आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप पढ़ चुके हैं चीज़ें, धैर्य बनाए रखिएगा, यकीन मानिएगा बेहतर ही आपको जो है मिलेगा। और अपना हम भी जो है कुछ अनुभव है हमारा, वो भी हम आपके सामने जो है क्या करेंगे, साझा करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये दो काम जो है आपके रहने वाले हैं। बाकी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये PDF है। मैं चाहता तो पूरा का पूरा चीज़ें जो है हाथ से लिख करके समझा सकता था, परंतु जो है जो मेरा लिखा हुआ है आपको PDF के रूप में नहीं मिल पाता है। थोड़ी सी अपनी भी क्या है लिमिटेशन है, कुछ तकनीकी को लेकर के, कुछ इकोनॉमिकली भी है जी, कि हम चीज़ें सब एफोर्ड नहीं कर सकते हैं निःशुल्क रूप से चलाने के लिए, क्योंकि उसमें जो है व्यापक खर्चे की आवश्यकता होती है। लेकिन ज्ञान देने में कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पास में अनुभव है वो साझा करने के लिए इसमें कोई खर्चा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ जो है मेरी ऊर्जा और मेहनत की आवश्यकता है, तो जो मैं इतना कर सकता हूँ और जैसे भी उपलब्ध हो रहा है अपन पहुँचा रहे हैं सभी लोगों तक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। शांति बनाए रखिएगा, 1 घंटे से ऊपर तक जाने वाला है, बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आएंगी। जो अभी तक नहीं समझ में आया है वो भी आएगा, और अंत तक जो है आप महसूस करेंगे कि चीज़ें जो है एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ जुड़ी होती हैं। चलिए, भारत का संवैधानिक विकास मतलब क्या है, कि भारत में जो है संविधान का कैसे कैसे धीरे धीरे विकास हुआ। एकदम से कहीं पर जो है संविधान नहीं बन जाता है। क्यों नहीं हमने अलग से संविधान बनाया, पूरा का पूरा। अगर भारत के संविधान की मैं बात करूं, भारत के संविधान का जो 90% भाग है वो क्या है, अंग्रेजों द्वारा ये चलित संविधान ही है यहाँ पर। क्योंकि लोग जो है यहाँ पर ये व्यवस्था बनी हुई थी, तो फिर उसी को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो संविधान के स्रोत में भी देखते हैं कि 2/3 हिस्सा तो सीधे भारत शासन अधिनियम से उठा लिया गया था। तो बात करेंगे उसकी भी। हमारे पास में जो है शुरुआत करते हैं, देखिएगा बात करेंगे। जो सबसे पहली चीज हम करने वाले हैं, सबसे जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा प्रावधान है हमारे पास में, सबसे पहला जो अधिनियम है, मैं जूम भी कर लेता हूं ताकि चीजें हमें जो है स्पष्टता से दिख सकें। बाकी PDF में जो है आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, तो देखेंगे। तो हमारे पास में क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1723। अब न्यू समझिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, चीजें समझ लेते हैं। भारत क्या है, ये एक जो है देश है, ठीक है। और इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम है भारत। ये भारत देश है। यहाँ पर एक जो है मुट्ठी भर देश है, और इस देश का नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है, ब्रिटेन। अंग्रेज जो है यहाँ पर एक कंपनी की स्थापना होती है ब्रिटेन में, जिसका नाम था मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत सारे नाम है उसके, बड़ा नाम है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, कंपनी स्थापित होती है। और आप जानते हैं इतिहास में समझा हुआ है कि धीरे से इसने कंपनी ने क्या कर लिया, सबसे पहले जो है इस वाले हिस्से पर क्या किया, अपना शासन स्थापित किया। और धीरे धीरे यह जो है एक व्यापारी के रूप में जो जहांगीर के समय पर जो है आते हैं,
और व्यापार की अनुमति प्राप्त करते हैं, देन धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, यहाँ की शासन व्यवस्था में अग्रसर हो जाते हैं। आपको यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ब्रिटेन क्यों हस्तक्षेप कर रही है इस व्यापार में, और इनका नियम क्या था कि यहाँ से चीजें जो है ले जाते थे, यहाँ से बना करके लाते थे, यहाँ पर बेचते थे। तो भारत को जो है एक उपनिवेश बनाया हुआ था, और वो उपनिवेश किसके रूप में था, बाजार के रूप में जो है उपनिवेश था। ठीक है। अब जब शुरुआती में इन्होंने बंगाल पर जब कब्जा किया, किसने, अंग्रेजों ने, कंपनी ने, तो इन्हें इतना टैक्स मिला, इतना लाभ हुआ कि इस लाभ के लालच से यहाँ की सरकार भी क्या हो गई, हक्के बक्के हो गई। वाओ, इतना लाभ मिलता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अब ये क्या करना चाहती थी, इस कंपनी पर नियंत्रण स्थापना करना चाहती थी, कहीं टैक्स के नाम पर, कहीं व्यवस्था के नाम पर, कहीं कुछ के नाम पर। तो ये जो है नियंत्रण स्थापित करेगी, और इन्हीं नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में क्या करेगी, ये कानून लेकर के आएगी। क्या लेकर के आएगी, कानून लेकर के आएगी। और शुरुआत में जो क्या दी गई थी, 20 वर्ष की जो है व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। तो कंपनी ने पहली बार 1773 का अधिनियम लागू किया, और इसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। कभी रेगुलेटर देखा है, पंखे का रेगुलेटर तो देखा होगा ना। रेगुलेटर अगर अच्छा होता है तो क्या है, पंखा की रफ्तार अच्छी चलती है। यानी कि कंट्रोल करने के लिए यह नियम लाया गया था। किसको कंट्रोल करने के लिए, इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए नियम लाया गया था। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी थी। तो धीरे धीरे सरकार क्या करेगी, इसमें हस्तक्षेप करेगी, और अंततः क्या कर लेगी, भारत पर जो है 1857 के बाद में कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा और ब्रिटेन का शासन लागू हो जाएगा। तो ये शुरुआत होती है 1773 से। और कैसे क्या करती है, उसके पहले कुछ शब्द बता दूं। एक शब्द आएगा आपको जो है चार्टर अधिनियम आएगा, एक शब्द आएगा जो है भारत परिषद अधिनियम आएगा, भारत परिषद अधिनियम आएगा, भारत परिषद अधिनियम आएगा। एक शब्द आएगा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो ऐसे ये बार बार चीजें आएंगी। तो इनमें जो है अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो जो कानून कंपनी की अवधि बढ़ाने के लिए बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था। जैसे 20 वर्ष की शुरुआत में कंपनी को यहाँ पर चलाने की अनुमति दी गई थी, तो उन्हें क्या कहा जाता था, चार्टर अधिनियम। चार्टर दरअसल एक प्रकार का कागज होता था जिस पर ब्रिटिश महारानी ने पहली बार क्या किया था, कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी थी। धीरे धीरे यही चार्टर जो है, जब जब 20 वर्ष की अनुमति बढ़ाई जाती थी, इसी चार्टर का प्रयोग किया जाता था। तो ये कब आएंगे, सबसे पहला चार्टर जो आता है 1773 में आता है, तो 20-20 वर्षों में आएंगे। दूसरा कब आएगा, 1793 में आएगा। फिर तीसरा कब आएगा, 1813 में आएगा। फिर कब आएगा, 1833 में आएगा। फिर कब आएगा, 1853 में आएगा। और इसके बाद 1858 में 57 में तो क्या हो जाता है, कंपनी का खत्म ही हो जाता है, तो फिर चार्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ तक जो है चार्टर ही चलते हैं। फिर दिमाग में आया भारत शासन अधिनियम क्या है, जैसे कि 1919 में आता है 1800। तो जो भारत की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की जो संसद द्वारा कानून बनाए जाते थे उन्हें क्या कहते थे, भारत शासन अधिनियम कहते थे। जैसे भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन 1919 लिखना था भाई, 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। अब आपको पता है 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत पर कंट्रोल करने के लिए क्या बनाई गई थी, कि अभी आगे समझ में आएगा। भारत सचिव का पद बनाया गया था, कंपनी का शासन अंत हो गया था, और प्लस भारत परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये परिषद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे उन्हें क्या कहते थे, भारत परिषद अधिनियम कहते थे। जैसे भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है। तो क्या चीजें दिमाग में समझ में आई हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आई होंगी। तो ये जो है कुछ कीवर्ड हैं। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं, चीजों को समझते हैं। तो पहला है हमारे पास में, जिसमें है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग को हिंदी में बोलते हैं नियमन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नियमन अधिनियम बोला जाता है इसे। हिंदी में क्या बोलते हैं, नियमन बोलते हैं। मतलब कि नियमन का मतलब क्या होता है, जितनी आवश्यकता हो उसे देना, और जो ज्यादा है उसे क्या करना, कंट्रोल करना। तो एक प्रकार का नियमन यूं मान लीजिए, कंट्रोल के साथ में जो व्यवस्था चलाना नियमन है। कंपनी शासन पर संसदीय नियंत्रण
देखिएगा ये कीवर्ड है फ्रेंड्स, बाकी मैं जैसे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको, इतना ही नोट्स में लिखना होता है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी भाषा जो है आप दे सब कुछ लिखते चले जाओ, ये नोट्स नहीं होता, वो किताब होती है, ठीक है। तो आपको किताब नहीं छापना है, सिर्फ आपको नोट्स बनाना है। और देखना, मैं जब भी नोट्स बनवाऊंगा तो ऐसे ही नोट्स बनवाता हूँ, मैं कभी भी पूरा नहीं लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है, बाकी चीज़ें समझते होते हैं, चीज़ें समझते हैं भाई, दिमाग में जो है इतने ही लिख पाते हैं, बाकी फिर बड़ा नोट्स जो है रिवीजन नहीं हो पाता है। तो जब हम बात करते हैं 1773 के अधिनियम में, तो इसमें कंपनी शासन पर जो है संसदीय नियंत्रण की शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर जो है संसद के नियंत्रण की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी संसद बोले तो ब्रिटेन की संसदीय नियंत्रण की शुरुआत कब से होती है, 1773 से होती है। कैसे होती है भाई, इन्होंने एक ये जो नियम बनाया ये 73 का, तो इसमें क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रावधान किया। क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब बनाए गए इसमें। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते थे, जैसे कंपनी है, ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ये कंपनी एक लोग की तो थी नहीं, कई लोगों ने मिल करके इसे बनाया हुआ था। तो इसके जो मतलब निदेशक हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, उनको मिलाकर के एक जो है संस्था बनाई गई थी, उसे क्या कहा गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया था। और जो ब्रिटिश संसद क्या करती थी, इन पर कंट्रोल करती थी, और ये क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करते थे, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब बनाया गया था, तो आप क्या बताएंगे, 1773 के अधिनियम के तहत बनाया गया था, और यहीं से जो है संसद के नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है। इसने जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्तमान में सरकार कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, जिसे वर्तमान में कार्यपालिका कहते हैं। मेंस में प्रश्न आता है भाई कि भारत के संवैधानिक विकास को समझाइए, किस प्रकार से बनी हुई है। हेडिंग डाल करके एक हेडिंग ये बता सकते हैं कि सरकार, तो सरकार का विकास कैसे हुआ भारत में, धीरे धीरे, तो यहीं से तो हुआ है। कैसे हुआ है, तो जिसे आप क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, या यूं कहें कि जिसे आप कार्यपालिका कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, या यूं कहें कि जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। तो पॉलिटी में बात करेंगे तो इनमें जो है क्या कैसे बनाया गया था अंग्रेजों के समय पर। अंग्रेजों के समय पर क्या बनाया गया था कि एक तो क्या होता था, गवर्नर होता था। क्या होता था, बंगाल का शुरुआत में गवर्नर होता था। कौन होता था, गवर्नर, और उसकी सहायता के लिए परिषद होती थी, जिसे क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल की परिषद कहा जाता था। यही तो क्या कर रही थी, भारत में सरकार का काम कर रही थी, यही जो है सरकार चला रही थी, कोई और नहीं होता था। बाकी इनके कंट्रोल करने के लिए ये क्या करते थे, कंपनी गतिविधियों कंट्रोल करते थे, और इनको कंट्रोल करने के लिए जो कौन होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कौन कंट्रोल कर रही थी, संसद कंट्रोल कर रही थी। तो यही जो सरकार आगे चल करके इतनी बड़ी सरकार बन गई, भी देखेंगे धीरे धीरे इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, फिर धीरे धीरे विधि सदस्य आएगा, फिर जो है इसके 2 मंडल हो जाएंगे, प्रांतीय, और ये सब ऐसे बन जाएगी। तो सब सरकार की नींव कहाँ रखी गई थी, यहाँ पर रखी गई थी। और इसमें कितने सदस्य होते थे, 1+4, एक कौन होता था, गवर्नर होता था, और परिषद में कितने होते थे, 4 सदस्य होते थे। चीजें समझ में आ रही हैं, 4 सदस्य जो है परिषद में होते थे। अब वो 4 सदस्यों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नर कौन था इस टाइम पर, तो वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर था, और उसके 4 सदस्य थे। यही गवर्नर को क्या करते थे, सलाह देते थे कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, जो भी सलाह देते थे। 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया। तो जो पहले क्या होता था, अंग्रेजों का शासन, देखिएगा ये मैं छोटा सा जो है भारत का क्या बना रहा हूँ, मैप बना रहा हूँ। अंग्रेजों का शासन पहले कहाँ पर होता था, यहाँ पर सिर्फ होता था, यहाँ पर। इसलिए क्या बनते थे, बंगाल में जो है गवर्नर बनते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। अब इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आपको नाम तुरंत ही याद करना है। क्लाइव जो है बंगाल के क्या थे, प्रथम गवर्नर थे। और ऐसे बहुत सारे गवर्नर रहे, हम ये इतिहास में पढ़ चुके हैं कितने गवर्नर कौन कौन से हुए हैं। अब इसका जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग, जो क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल है। और इसी के समय पर तो क्या आया था, ये कानून आया था। तो इसके समय पर इस कानून में क्या कर दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो जो इस समय पर गवर्नर था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग कौन हो जाएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा।
तो गवर्नर से गवर्नर जनरल नाम क्यों कर दिया गया? ये कहाँ का है? भारत का नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये बंगाल का है। तो बंगाल का गवर्नर अब क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इस अधिनियम में क्या की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान की गई थी। और ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? 1774 में बनाया गया था। इसमें जो है कुल 4 न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश होता था, 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन था? लॉर्ड एलिजा इम्पे जो है क्या था? एलिजा, ये फैक्ट जो है आप ऐसे नोट करते रहिएगा। एलिजा इम्पे जो है, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ ये नहीं मिलेगा। एलिजा इम्पे क्या थे? इसके जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और यही क्या हो जाएंगे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। मतलब पूछे कि भारत में सबसे पहले जो न्यायालय आया हुआ था पुराना, उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश और थे। वो 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? इसमें अगर बात की जाए 3 अन्य न्यायाधीश जो थे, एक, अब देखिए पूरा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आपको इतना देख करके बन जाएगा। चैम्बर, लेमिन्स्टर और हाइड, ये क्या थे? 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो इम्पे थे, इम्पे ये क्या थे? चीफ जस्टिस थे। क्या थे? चीफ जस्टिस थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। तो कुल 4 न्यायाधीश हो जाएंगे। इस अधिनियम में, कौन से अधिनियम में? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इस अधिनियम में एक प्रावधान ये था कि निजी व्यापार तथा उपहार पर प्रतिबंध है। कैसा? भाई जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें बहुत सारे क्या कर रहे थे? काम करने वाले लोग थे, कर्मचारी थे। अभी व्यापार करने के लिए आते थे तो ये कर्मचारी क्या करते थे कि भारतीयों से क्या करते? सामान खरीदते थे, उन्हें बेचते थे। तो कई बार जो है पर्सनल भी व्यापार करने लगते थे कि भाई अपनी ड्यूटी क्या है, कंपनी में 10 से लगा करके 5 तक है, क्यों ना शाम के जो है कि पार्ट टाइम धंधा खोल लिया जाए। तो ये ऐसा करते थे। और साथ ही भारतीयों से मतलब जिसे ज़्यादा पैसे ही से मिल गया, उपहार गिफ्ट मिल गया, तो उसको जो है ज़्यादा ये फायदा करवाते थे, उससे ज़्यादा मतलब वो करते थे। तो इस अधिनियम में ये सब कुछ क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा, ना ही किसी भारतीय से क्या लेगा? कोई रिश्वत या उपहार लेगा। तो ये बात भी ध्यान रखना। सभी प्रश्न भाई पूछे गए हैं, ध्यान रखना। मैं यूं ही नहीं कर रहा हूँ, वरना इतनी मैं भी कह देता कि। चलिए अगला है, 1781 में कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। किसको? जो कलकत्ता की सरकार है, यानी कि जो गवर्नर जनरल और उसकी क्या है, परिषद है, उसे क्या अधिकार दिया गया? उसे अधिकार दिया गया कि वह क्या कर सकती है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। मतलब इनके लिए भी क्या कर सकती है? वो कानून बना सकती है। यह अधिकार कब दिया गया था? तो आप कहेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में जो है यह अधिकार दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो इतनी बातें आपको क्या कर लेनी है। और आपसे प्रश्न पूछे कि जब ये अधिनियम आया हुआ था तो इस टाइम पर जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सिंपल सा नाम आपको ध्यान रखना है कि वारेन हेस्टिंग जो है क्या है, इस समय पर गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, रटवा नहीं रहा हूँ, वरना भाई 1 मिनट का काम था, मैं 5 बातें पढ़ सकता था। मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, समझिएगा। और इनका कार्यकाल कब तक रहता है? 1772 से लेकर के 1786 तक जो है इनका कार्यकाल रहता है। चलिए अब जो है हम दूसरे कानून की बात करते हैं। दूसरा कानून है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा कानून है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पहली बात तो बता दूं, ये जो पिट्स नाम लिखा हुआ है ये विलियम पिट के नाम पर है। किसके नाम पर है फ्रेंड्स? विलियम पिट के नाम पर है। और ये विलियम पिट जो है शायद उस समय पर ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो उन्हीं के नाम पर शायद उन्हीं का जो तैयार किया गया होगा। और इसमें जो व्यवस्था थी क्या था 1784 के अधिनियम में? तो ये जो है कंट्रोल करने के लिए और अच्छे से लाया गया। इसमें क्या किया गया? द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ध्यान रखना भाई, द्वैध शासन की जब भी बात करते हैं सब जगह अलग अलग इसका मतलब है। द्वैध शासन, डायर की रूल, द्वैध शासन। द्वैध शासन बंगाल में स्थापित किया गया था पहली बार क्लाइव के द्वारा। और 1773 के अधिनियम में जो आया हुआ था उसमें द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। 1773 के अधिनियम के माध्यम से फैक्ट और उसमें जोड़ लीजिएगा कि द्वैध शासन का अंत कर दिया था किसने? वारेन हेस्टिंग ने। कहाँ के द्वैध शासन को? बंगाल के द्वैध शासन को। अब द्वैध शासन कौन सा लागू किया गया है? ये कंपनी के संदर्भ में द्वैध शासन है, कंपनी के संदर्भ में। और फिर द्वैध शासन लागू होगा 1919 के संदर्भ में। फिर द्वैध शासन लागू होगा 1935 के अधिनियम के संदर्भ में। हर जगह अलग अलग मतलब है। बंगाल का जो द्वैध शासन था, यहाँ कंपनी एक तरफ शासन कर रही थी, एक तरफ नवाब शासन कर रहा था, इसे द्वैध शासन कहा गया था। और जो यहाँ पर द्वैध शासन लगा हुआ है वो ये है कि भारत में किसका
शासन होता था, तो कंपनी जो है भारत में शासन कर रही थी, यानी कि सरकार शासन कर रही थी एक प्रकार की, जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद होती थी। और यहाँ पर जो है दो लोगों शासन करते थे, इनके ऊपर शासन करने के लिए कौन होते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर नजर रखता था। तो ये दो जो है शासन करने वाली संस्थाएं बनाई गई थी, क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे पहले 1773 के अधिनियम में बन जाता है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या किया गया था, इन्हें अलग कर दिया गया था। अलग करने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो भारत में क्या देखेगा, व्यापारिक मामले देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो क्या देखेगा, भारत में राजनीतिक मामले देखेगा। और इन दोनों पर जो कंट्रोल करेगी वो कौन होगी, संसद जो है इन दोनों पर क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, ब्रिटेन की। तो ये क्या था, द्वैध शासन था। समझ गए बात को। तो ये किस अधिनियम से जुड़ा हुआ है, ये 1784 के। तो मुख्यतः अगर मेंस में ऐसा प्रश्न आता है, मतलब 2 नंबर में, तो सिंपल सा करिएगा कि द्वैध शासन की शुरुआत, और इसके आगे डैश करके लिख दीजिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉमा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोष्टक में लिख सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले। 1786 में जो है गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए। क्या मतलब है भाई इसका, अब देखिएगा, आप देखेंगे ध्यान से वारेन हेस्टिंग को। तो वारेन हेस्टिंग जो है कब तक रहता है, 1772 से लगाकर के 1786 तक रहता है। तो अब नया दूसरा गवर्नर जनरल आना है जिसका नाम है कॉर्नवालिस। कौन आना है, कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस जो है भारत में नहीं आ रहा था। वो कह रहा था मैं तब आऊँगा जब मुझे क्या दिए जाएं, जो यहाँ परिषद है, यानी कि जो सदस्य हैं, यानी कि जो एक गवर्नर जनरल होती थी, गवर्नर जनरल होता था और उसकी क्या होती थी, परिषद होती थी। उसमें टोटल कितने सदस्य होते थे, 1+4 होते थे। तो इसने कहा था कि मुझे इनके बात न माननी पड़े, जो मेरा मन होगा मैं वही करूँगा, अगर मुझे ये इस प्रकार की विशेष पावर दिया जाए तभी मैं जाऊँगा। तो इसके लिए स्पेशल अधिनियम बनाया गया था, उसका नाम था 1786 में जो है, जो गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए थे, वो विशेष अधिकार किसके पास में थे, कॉर्नवालिस के पास में थे। और कॉर्नवालिस इस समिति के निर्णय को क्या कर सकता था, अस्वीकार कर सकता था, अपनी मनमर्जी चला सकता था। कॉर्नवालिस एक बहुत योग्य व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा। तो ये आता है कौन, कॉर्नवालिस को। ये प्रश्न आ सकता है कभी कभी कि मतलब विशेष वीटो पावर प्राप्त करने वाला जो 1786 में मिला था वो कौन था गवर्नर जनरल, तो कॉर्नवालिस था। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास 1773 का 93 का अधिनियम। देखिएगा जो 20-20 वर्ष के बाद आ रहे हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का चार्टर एक्ट है। और इसके जो 20-20 वर्ष के लिए आ रहा है, तो हर में आप लिख सकते हैं कि इसमें जो भी क्या की गई थी, 20 वर्ष के लिए जो क्या की गई थी, अनुमति को जो है क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। तो पहली बात ये हो गई, लेकिन ये प्रश्न नहीं आता है परीक्षा में, ठीक है। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो 2 बातें आपको ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि। 1773 में चार्टर एक्ट आया, तो उसकी क्या खास बात थी कि जो कंपनी में काम करने वाले जो क्या होते थे, कर्मचारी होते थे और अधिकारी होते थे, उनके वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। ये प्रावधान इसमें किया गया था। समझ रहे हो ना बात को, कहाँ से दिए जाएंगे, कंपनी के लाभ से नहीं दिए जाएंगे, कंपनी के लाभ से नहीं दिए जाएंगे, भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। यानी कि जो भारत से वो क्या करेंगे, टैक्स वगैरह की वसूली करेंगे, उससे दिए जाएंगे। यहीं से तो धन निष्कासन क्या होता है, शुरू होता है। तो ये प्रावधान किसमें था, इसमें था। और कलेक्टर जो था, वारेन हेस्टिंग के समय पर कलेक्टर जो क्या होता था, न्याय का भी काम करता था। इसीलिए तो आज तक भाई कोई नाम नहीं बदल पाया कलेक्टर का, उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह दिया जाता है, डीएम कह दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। भाई वो मजिस्ट्रेट पावर्स के पास में नहीं होती, कलेक्टर के पास में वर्तमान में न्याय करने का उसे अधिकार नहीं है, उस पर शासनिक पावर होती है उसके पास में। तो कलेक्टर को जो है, यहाँ पर कलेक्टर को जो है क्या कर दिया था, केवल टैक्स वसूलने के लिए अधिकृत किया गया था। शुरुआत में वारेन हेस्टिंग के समय पर था कि यही कलेक्टर जो है टैक्स के लिए भी जिम्मेदार होगा, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी, न्याय के लिए भी। तो ये वर्तमान में शक्तियों का पृथक्करण चलता है, न्याय नहीं करता है, तो लेकिन नाम जो है वही है, डीएम ही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वर्तमान में जो है कलेक्टर ही चलता है और यही कार्य कर रहा है, कर संग्रह का कार्य करता है। तो ये पहली बार व्यवस्था किसने अलग की हुई थी, तो कलेक्टर को न्यायिक जो है क्षेत्राधिकार से बाहर करके जो है केवल कर संग्रह करने वाला, कलेक्टर का वास्तविक अर्थ ही होता है कलेक्टर, यानी कि संग्रह करने वाला, कलेक्ट करने वाला। और क्या, टैक्स वगैरह जो रेवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करने वाला। चलिए आगे बात करते हैं। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास में, जिसका नाम है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम है। इस समय इसकी जो खास बातें हैं कि इसमें क्या कर दिया गया था, एकाधिकार की समाप्त कर दी गई थी। किसके एकाधिकार की,
जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार लिए हुए थे उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसके पास में सिर्फ 2 अधिकार अभी छोड़ दिए गए थे। कौन कौन से 2 अधिकार कि ये चाय में जो है क्या है, भारत में चाय का व्यापार केवल किसके पास में रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। दूसरा, चीन से व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में होगा, बाकी अन्य क्षेत्रों में व्यापार हो सकता है दूसरे लोगों। क्या समझ में नहीं आया? इसके समय पर मतलब 1813 के आते आते तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। कौन सी क्रांति हो चुकी थी? कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ब्रिटेन में जो है उद्योग वर्ग जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है हावी था। उनके कारखाने जो है क्या है, उद्योगों के जो कारखाने थे वो भरे पड़े हुए थे। इन्हें जो है एक क्या थी फ्रेंड्स, बाजार की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? बाजार की आवश्यकता थी। दुनिया में भारत से बढ़कर कोई बड़ा बाजार नहीं था, क्योंकि इसके पास में व्यापक जनसंख्या थी और यहाँ पर उद्योग नहीं थे। तो यहाँ के जो उद्योगपति थे ये ब्रिटेन महाराज और सरकार के पास में जाते थे कि आपने कंपनी को एक अधिकार दे करके रखा है और हमें जो है व्यापार करने कहाँ जाएंगे। तो सरकार ने कहा कोई चिंता मत करो, भारत है ना, भारत में जाओ सब लोग। तो कहा वहाँ पर जो है आपने एकाधिकार लगा करके रखा है, तो फिर कहा रुक जाओ, हम अधिनियम बनाते हैं और इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के एकाधिकार को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में लूट कम हो गई, लूट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब जो है पहले भारत केवल यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, अब जो है पूरे के पूरे कारखाने भारत में क्या है ये आ जाएंगे। चीज़ें समझ में आ रही है ना? इसलिए एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई थी। तो प्रश्न आता है, कथन आता है यूपीएससी बड़े प्रश्नों में कथन कारण में कि 1813 में जो है क्या किया गया था, व्यापारिक एकाधिकार की समाप्त कर दी गई थी। और परिणाम के रूप में अगर कथन दूसरा आ जाए कि इससे क्या हुआ था, भारत में औद्योगिक शोषण बढ़ा था। बिल्कुल सही बात है, बढ़ा था भाई, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आ चुकी थी। इसमें जो है ईसाई मिशनरी को जो है अधिकार दिया गया था कि भारत में क्या कर सकते हो, ईसाई धर्म का क्या कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो आप, मतलब धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ धर्म परिवर्तन का, प्रचार प्रसार के अधिकार का इसमें अधिकार दिया गया था, कानूनी मान्यता दी गई थी। इसमें 2 बातें हो गई। तीसरी जो है इसमें शिक्षा हेतु पहली बार जो है 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। अपन इसको देख चुके हैं और शिक्षा को हम विस्तृत तरीके से पढ़ा हुआ था। ब्रिटेन के उद्योगों को जो है व्यापारिक अनुमति दी गई थी। तो अपने यही पॉइंट का दूसरा पॉइंट है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना, सिर्फ 2 बातें, 3 बातें, 1 2 3, ये 3 बातें ध्यान रखना है भाई। इतना करते हो ना जितना मैं बता रहा हूँ, गारंटी है इससे ज़्यादा प्रश्न पूछने की औकात नहीं किसी एग्जाम वाले की। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे लेना, बस चीज़ों को समझ लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा तभी। और इस समय पर गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय पर गवर्नर जनरल जो होगा वो होगा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग क्यों होगा? क्योंकि इसका जो समय है वो 1813 से लेकर के 23 तक का जो है इसका समय है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला अधिनियम हम देखते हैं। अगला अधिनियम है हमारे पास में 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसकी क्या खास बात है, देखिएगा। जो 1833 का चार्टर एक्ट है इसमें खास बात है, पहली खास बात यह है, इसमें क्या कर दी गई थी, व्यापारिक एकाधिकार की पूर्णतः समाप्ति कर दी गई थी। मतलब पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 अधिकार दे रखे थे ना, चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो भी खत्म कर दिया गया। अब जो है कोई भी कुछ भी लूट सकता है। व्यापारिक एकाधिकार की क्या हो गई, यहाँ पर पूर्णतः समाप्ति हो गई। भारत का गवर्नर जनरल जो है का क्या कर दिया गया, मतलब जो पहले क्या होता था, इसके पहले जो है जो गवर्नर होता था वो कहाँ का होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। क्या होता था? बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। को समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिएगा ये जो क्या है, भारत का मैप है, ये क्या है, भारत का जो है ये मैप है। अब इसमें जो है देखेंगे पहले जो है इनका शासन कहाँ पर होता था, बंगाल तक सीमित था अंग्रेजों का शासन। लेकिन 1833 के आते आते तक इनका शासन कहाँ तक हो गया था, इस प्रकार से लगभग इतने में जो है इनका शासन क्या है हो चुका था, इतने क्षेत्रों में इनका शासन हो चुका था। इसलिए भारत के 50% से ज़्यादा हिस्सों में क्या कर लिया था, इसने शासन कर लिया था। अब जरूरत था कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रह गया है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है। तो आई चीज़ समझ में बात है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया हुआ था, क्योंकि
उसकी कंपनी की जो है यहाँ पर क्षेत्रीयता बढ़ गई थी, तो बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम था क्या, उसका नाम था विलियम बेंटिक। क्या नाम था, विलियम बेंटिक जो है इस समय गवर्नर जनरल था। तो यही क्या हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बताएंगे, विलियम बेंटिक था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मुंबई तथा मद्रास की विधि निर्माण की शक्ति को वापस छीन लिया गया। जो शुरुआत में था तो मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी, मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी थी भारत में अंग्रेजों की। एक कौन सी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी थी, फिर मद्रास थी और बम्बई थी, 3 प्रेसिडेंसी थी। इनमें जो है बंगाल को सरकार बनाने का अधिकार था, कानून बनाने का अधिकार इन्हें भी दिया गया था कि क्षेत्रीय स्तर के कानून आप बना सकते हो। लेकिन 1833 के अधिनियम से क्या कर लिया गया था, इनके पास से यह अधिकार छीन लिया गया था कि अब आप जो कोई भी कानून नहीं बना सकते। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विधि सदस्य के रूप में जो गवर्नर जनरल होता था ना, क्या होता था, गवर्नर जनरल, और जो एक क्या होती थी उसकी परिषद होती थी। ये परिषद क्या करती थी, गवर्नर जनरल को सहायता हेतु परामर्श देती थी। इस परिषद में पहली बार यहाँ पर एक विधि सदस्य बनाने का प्रावधान किया जाता है। किस अधिनियम के माध्यम से, 1833 के अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि क्या बनाया जाएगा, एक विधि सदस्य के रूप में रखा जाएगा। और वो जो पहला विधि सदस्य था जो बना था, आपसे कई बार प्रश्न पूछता है कि पहला विधि सदस्य कौन था, तो मैकाले जो है पहला विधि सदस्य था। ठीक है, तो पहला विधि सदस्य कौन था, मैकाले था, ध्यान रखिएगा। इसमें जो क्या बनाया गया था, पहला विधि सदस्य शामिल। अब धीरे धीरे क्या होगा, विधायिका का विकास होगा, कानून बनाने की संस्था यानी संसद का विकास होगा। दास प्रथा को क्या कर दिया गया था, 1833 के अधिनियम में जो है अवैध घोषित किया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा पूर्ण रूप से जो है समाप्त कब होती है, तो 1843 में दास प्रथा समाप्त होती है। किसके समय पर, लॉर्ड एलन बरो के समय पर जो है दास प्रथा समाप्त होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी में जो है पदों पर नियुक्त होने के लिए धर्म मायने नहीं रखता, मतलब कि योग्यता को प्राथमिकता दी गई थी। यानी कि जो ऐसा कोई कहे कि धर्म, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल इत्यादि के आधार पर कंपनी में पदों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। कंपनी में जो पदों की नियुक्ति किस आधार पर होगी, योग्यता के आधार पर होगी। तो शॉर्ट लैंग्वेज लिखी हुई आप समझिएगा। जो गवर्नर की परिषद थी, गवर्नर की जो परिषद थी जिसे क्या कहते थे, सरकार कहा जाता था, जो सरकार के रूप में कार्य कर रही थी, जिसकी स्थापना मूल रूप से 1773 में हुई थी। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, गवर्नर परिषद जो है देश के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। बजट बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल की परिषद को कब दिया गया था, तो आप क्या कहेंगे कि 1833 के अधिनियम के माध्यम से दिया गया था। और आपसे अगर ये प्रश्न पूछता है कि जो गवर्नर जनरल है उसकी जो परिषद है, उस परिषद में जो विधि सदस्य है वो कब शामिल किया गया था, तब भी आप क्या जवाब देंगे कि वो भी जो है मैकाले के रूप में 1833 में जो है शामिल किया गया था। तो चलिएगा इतनी चीजें ध्यान रखें। कानून का वर्गीकरण किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था, मैं देखिएगा क्वेश्चन नहीं आज लेकर के आया हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे, जब आप ये चीजें ध्यान से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन टेस्ट में आ जाएंगे। तो 1833 के अधिनियम में इतनी बातें आपने क्या कर लिया, ध्यान कर लिया कि कानून का वर्गीकरण किया गया था। कैसा वर्गीकरण किया गया था भाई, कि मतलब कौन सा कानून किस क्षेत्र के लिए। अभी कौन सा कानून है, सबसे ये मत्स्य न्याय चल रहा था, जिसके पास में ज़्यादा ताकत है, तो वैसा शासन यहाँ पर चल रहा था। और ब्रिटेन में तो वैसे भी अभी तक लिखित संविधान नहीं है। तो भारत के लिए जो है कानून बनाया गया और उसका जो है कुछ ना कुछ वर्गीकरण करने का तरीका बनाया गया। और ये कैसे किया जाएगा, क्या होगा इसमें, इसके लिए जो है विधि आयोग बनाया गया था 1834 में। तो कानून का वर्गीकरण के लिए विधि आयोग बनाने का प्रावधान किसमें था, 1833 के अधिनियम में था। तो चलिए ये इतनी बातें आपको क्या कर लेनी है, 1833 के अधिनियम से जो क्या कर लेनी है, ध्यान कर लेनी है। तो ये जो है कितनी बातें हैं टोटल, तो ये ध्यान 1 2 3 4 5 6 7 8 शॉर्ट पॉइंट है, सीधे सीधे आप कर लीजिएगा। मेंस में प्री में आए कहीं भी आए समझिएगा मत, समझा दीजिएगा। अब है 1833 का 53 का चार्टर एक्ट है। अब देखिएगा ये समय, अब कंपनी जो है ब्रिटेन की जो सरकार है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि यहाँ से जल्दी क्या हो जाए, कंपनी का अंत हो जाए, वो ऐसा चाह रही है। ठीक है, क्योंकि कंपनी बहुत सारा लाभ कमा रही थी। तो इस अधिनियम में ध्यान रखिएगा 20 वर्ष की अवधि बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया हुआ था। वो कौन सा अधिनियम था जिस चार्टर एक्ट में कंपनी ने
ब्रिटेन की सरकार ने 20 वर्ष का प्रावधान मतलब नहीं किया हुआ था कि फिर से आगे अवधि बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है, सरकार भी पहले से ही चाह रही है कि कंपनी कब खत्म हो। ठीक है, तो इस अधिनियम में तो कई बार लॉजिक लगा कर प्रश्न पूछता है कि किस अधिनियम में यह संकेत दिया गया, किस अधिनियम में यह संकेत दिया गया कि कंपनी का शासन आगे चल करके खत्म हो जाएगा। तो इसी में दिया गया था। ठीक है, इसी में दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इसमें 20 वर्ष की अवधि का प्रावधान नहीं रखा गया था। इसका मतलब क्या था, आगे कंपनी का शासन खत्म होना है। इस अधिनियम में यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसका क्या कर दिया गया, विभाजन। गवर्नर जनरल की परिषद का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। समझिएगा बात को, समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान को अगर समझना है तो यहाँ समझिएगा। जो सरकार के रूप में शुरुआत में सृजन हुआ था, यानी कि एक गवर्नर और प्लस 4 सदस्य, इतनी ही सरकार बननी थी, जिसे क्या कहते थे, इसी को कहते थे गवर्नर जनरल, और उसकी क्या कहा जाता था, परिषद। और यही क्या करती थी, सरकार के रूप में कार्य करती थी। अब इसका क्या हुआ फ्रेंड्स, इसे 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक भाग जो क्या करेगा, सरकार के रूप में कार्य करेगा, और इससे जो है अलग करके, यानी कि इससे, इस परिषद से अलग करके 6 सदस्य क्या किए गए, अलग किए गए, और इन्हें क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया विधान परिषद। क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स, विधान परिषद नाम दिया गया। चीजों को ध्यान से समझिएगा। विधान परिषद, पहली बार विधान परिषद का गठन किस अधिनियम में था, जिसे आप क्या कहते हैं, आप संसद, लोकसभा, राज्यसभा कहते हैं ना, उसका सबसे पहली बार प्रावधान कहाँ किया गया था, यहीं पर किया गया था। यही आगे चल करके 1919 के अधिनियम में और बड़ी हो जाएगी, सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे, फिर ये एक राज्य स्तर पर भी बन जाएगी, केंद्र स्तर पर। यही का आगे चल करके आज़ादी के बाद जो नाम क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। तो चीज़ें यही समझ लीजिएगा, संविधान के पीछे क्यों पड़ी हुई है, वहाँ भी समझ में आ जाएगा अपने यहाँ। बाकी अगर हम तो अभी आगे चल करके पढ़ाएंगे ही, तो वहाँ चीज़ें जो है सीधे आंखें मीच करके सुनिएगा। तो ये बात समझ में आई कि गवर्नर जनरल की परिषद का क्या किया गया, विभाजन किया गया। एक जो है सरकार के रूप में कार्य करेगी, दूसरा क्या करेगी, विधान परिषद के रूप में कार्य करेगी। और आप अगर अभी नहीं जानते हैं तो चीज़ें ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, कि जो सरकार होती है ना, मुख्यतः 3 उसके अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, अगर ये चीज़ नहीं पता है तो मैं इतना कहूँगा भाई, तैयारी का लेवल आपका बहुत स्लो है, ध्यान रखिएगा। अगर ये नहीं पता है तो पॉलिटी कभी समझ ही नहीं सकते हो। सरकार के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से होते हैं, एक होता है विधायिका, क्या होती है, विधायिका। और एक होती है क्या, कार्यपालिका, कार्यपालिका। और एक क्या होती है, न्यायपालिका होती है। क्या होती है, न्यायपालिका होती है। जो विधायिका है, इसका कार्य क्या होता है, कानून का बनाना, क्या करना, कानून को बनाना। और जो विधायिका के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, जनता होती है, जनता के प्रतिनिधि या जनता होती है। इसलिए ये जो सरकार होती है, विधायिका के प्रति क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर जहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, वहाँ पर विधायिका की कोई पावर नहीं होती है। और जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ विधायिका बहुत पावरफुल होती है। जितना भी काम है, चाहे बजट का काम हो, जो कुछ हो, यहीं पर होता है। यहाँ का जो जनता का सदन होता है, जिसे हम वर्तमान में लोकसभा कहते हैं भारत में, और एक होता है राज्यसभा, ये विधायिका के अंदर होती हैं। और यही विधायिका के अंदर पहले जो है अंग्रेजों के ज़माने में काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, और सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली कहा जाता था लोकसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को कहा जाता था। तो अंग्रेजों के ज़माने पर यही बन चुकी है। ये जो विधायिका है, इसका निर्माण किसके रूप में हुआ है, 1853 में जो है विधान परिषद के रूप में निर्माण किया गया है। और जो कार्यपालिका है, इसका निर्माण 1773 के अधिनियम में परिषद के रूप में हो चुका है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के रूप में। और ये न्यायपालिका का जो है, इसका कार्य होता है न्याय करना, किसके आधार पर, कानून के आधार पर जो क्या करना, न्याय करना। और सरकार का काम क्या होता है, कार्यपालिका, जैसे सरकार, इसी को कहते हैं सरकार, वास्तविक सरकार जो है, इसी में जो है सब होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जितनी भी ये कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका होती है, देखने बस की होती है। इसमें जो है नेता लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब होते हैं, जो 5 वर्ष के बाद जिनकी टोपी उतर जाती है, वो क्या होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका। जो स्थायी कार्यपालिका होती है, उसमें होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, जो आप बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो वास्तव में शासन ये चलाते होते हैं, ये तो जो नीतियाँ ये बना करके देते हैं, तो ये सिर्फ बोल बस देते होते हैं। तो आपको यहाँ जाना है, वास्तविक शासन में जाना है, तो आप जो है चीज़ों को इसलिए पढ़ रहे हैं। अगर जो यहाँ जाना होता अस्थायी कार्यपालिका में,
तो चूंकि लोकतंत्र है तो नेताओं की चलती है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुन करके भेजा हुआ, बाकी वास्तविक शासन इनके द्वारा किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से ही ये प्रावधान किया गया था कि पदों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभी तक जो है कंपनी में जो चयन होते थे वो ऐसे ही हो जाते थे, मतलब अपॉइंट कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा क्या होगा, कंपनी में पदों का चयन होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट अधिनियम है, और इस अधिनियम का नाम है 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिएगा, आप जानते हैं कि भारत में क्या हो चुकी है, 1857 की क्रांति हो चुकी है, और इस क्रांति के बाद हो मच गया है, सरकार कंपनी से नाराज है, तो सीधी सी बात है कंपनी को खल्लास होना है यहाँ पर। तो इस अधिनियम में क्या प्रावधान था, यानी कि भारत का शासन किसके हाथों में आ गया था, इस अधिनियम के तहत सम्राट के अधीन हो गया था भारत का शासन। क्यों हो गया था जी, क्योंकि कंपनी का शासन जो है इसमें क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, और कह दिया गया था कंपनी केवल क्या रह गई, एक व्यापारिक इकाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, राजनीतिक मामले से अधिकार छीन लिए गए। तो किसका शासन आ गया, 1858 से किस अधिनियम के तहत आया, 1858 के अधिनियम से ब्रिटेन के सम्राट के अधीन आ गया। अब जब कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, शासन खत्म हो गया है, तो भाई भारत में कंट्रोल करना पड़ेगा ना, कंट्रोल करना पड़ेगा ना, सरकार तो ब्रिटेन देखेगी अपना। तो कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया, यहाँ पर एक भारत सचिव का पद बनाया गया, और भारत का सचिव ये कहाँ रहेगा, भारत सचिव इंग्लैंड में रहेगा, और इसकी सहायता करने के लिए क्या होगी, एक परिषद होगी, जिसे क्या कहा गया, भारत परिषद कहा गया। क्या कहा गया, भारत परिषद कहा गया। नहीं समझ में आ रहा, चलिए भाई समझ लीजिएगा चीज़ें, हमें मुझे बहुत समय लगा है चीज़ समझने में। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, भारत है, ये क्या है, भारत है, और भारत में अभी तक कंपनी सब कुछ संभाल रही थी, और यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन है, क्या है, ब्रिटेन है। तो भारत पर जब कंपनी का शासन का अंत हो गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी क्या हो गए, खत्म हो गए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दोनों भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी का शासन ही खत्म हो गया वहाँ से, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कोई योगदान नहीं रहा। अब भारत पर कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत है, सरकार कंट्रोल करेगी। तो ब्रिटेन की क्या होती थी, संसद होती थी, क्या होती थी, ब्रिटेन में एक संसद होती है, और ब्रिटेन में क्या होती है, सरकार होती है, सभी जगह होती है यही। तो सरकार का जो एक कैबिनेट मंत्री होता था, एक कैबिनेट मंत्री होता था, उसे क्या बनाया जाता था, सचिव बनाया जाता था, भारत का सचिव बनाया जाता था। तो ये क्या कहलाता था, भारत सचिव कहलाता था। और इसकी सहायता और सलाह देने के लिए इस संसद के 15 सदस्य जो है होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता, भारत परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारत परिषद कहा जाता था। तो ये भारत परिषद में 15 सदस्य होते थे, जो सचिव को सलाह देते थे, और सचिव का निर्णय ही भारत पर निर्णय जो है क्या होता था, अंतिम होता था। और ये जो सचिव साहब है भारत परिषद, किसके प्रति जिम्मेदार होते थे, संसद के प्रति, ब्रिटेन की संसद के प्रति जिम्मेदार होते थे। तो भारत सचिव और भारत परिषद कहाँ पर होंगे, ये ब्रिटेन में होंगे, लेकिन कंट्रोल क्या करेंगे, भारत का कंट्रोल करेंगे, गवर्नर जनरल के अपॉइंट करके, ऐसी चीजें से बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, जो गवर्नर जनरल और परिषद है वो कहाँ पर होगी, भारत में होगी, और जो भारत सचिव और परिषद है वो कहाँ पर है, ब्रिटेन में है, लेकिन किसके लिए बने हुए हैं, भारत के लिए बने हुए हैं। इनका वेतन भत्ता सब कुछ यहीं से जाता है, भारत से ही जाता है, रहते वहाँ पर है, खर्चा भी वहीं पर करते हैं। चलिए अब जो है चीजें समझते हैं। तो आपसे पूछे कि भारत शासन जो है सम्राट के हाथों में, भारत सचिव का पद सृजन किया गया। सचिव कौन होता था, एक कैबिनेट मंत्री होता था ब्रिटेन की सरकार का। और भारत परिषद जो है क्या की गई, बनाई गई। जो भारत परिषद क्या करती थी, भारत सचिव को जो है सलाह देने का कार्य करती थी। सब कुछ कहाँ पर होता था, ब्रिटेन में। इसमें जो है 7 सदस्य जो होते थे, तो मतलब ब्रिटेन की संसद के दोनों सदस्य होते थे, एक राज्यसभा से, एक लोकसभा से। ऐसे भारतीय मामलों में सीधा ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया 1858 के अधिनियम से। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया 1857 की क्रांति के बाद, 1858 के अधिनियम से। और अगर बात करें तो बोर्ड का डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये समाप्त हो गई। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, तो सुधार लीजिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या हो गए, समाप्त हो गए। और गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वाइसराय। दरअसल इसकी भी कहानी देखिएगा, व्यक्ति एक ही होता था भाई। क्या होता था, व्यक्ति एक ही होता था। रियासतें जो थी भारत की वो क्या थी, गवर्नर जनरल से क्या थी, नाराज थी, गवर्नर जनरल से नाराज थी। तो महाराज ने कहा कि चिंता मत करिएगा, हम आपके लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त करेंगे और उसका नाम होगा वाइसराय। और ये वाइसराय देशी रियासतों के लिए वाइसराय कहलाता था, और बाकी भारत के लिए क्या होता था, वो बाकी भारत के लिए गवर्नर जनरल होता था। अब इसके देखिएगा इंटरव्यू वगैरह में आता है,
वाइसराय जो होता था ना, ये ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि होता था। क्या होता था? ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि होता था, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में रियासतों से बात करता था, काम करता था। और जो गवर्नर जनरल के रूप में जब ये शासन करता था, तो यह जो है भारत में शासन व्यवस्था का क्या होता था? कंट्रोल करने वाला होता था। और ये किसका प्रतिनिधि होता था? ये मतलब संसद के प्रति जिम्मेदार होता था। संसद के प्रति क्या होता था? रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटेन की संसद के प्रति। और सरकार के सम्राट के प्रति कब ये रिस्पॉन्सिबल होता था? जब ये वाइसराय के रूप में कार्यकाल करता था। चलिए आगे बात करते हैं। अब है हमारे पास में भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या की गई? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। कैसी विभागीय प्रणाली की शुरुआत? आपसे प्रश्न आएगा भाई कि भारत में जो क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्री परिषद होती है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कब से हुई थी? 1861 में। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। विभागीय प्रणाली मतलब कि अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। इसी को जो है मंत्रिमंडल का आधार माना जाता है। तो यहीं से जो है मंत्रिमंडल की प्रणाली की शुरुआत हुई थी। गवर्नर जनरल को कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो आप क्या बताएंगे? 1861 के अधिनियम के तहत, कि जब विधान परिषद मतलब क्या होगी, काम नहीं कर रही होगी, तो उस समय पर गवर्नर जनरल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है और यह कानून के रूप में माना जाएगा। 6 माह तक ये लागू रहेगा। इसमें जो है 1861 के अधिनियम से इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एक राज्य है, देखिएगा ध्यान से। एक राज्य जिसका नाम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, एक राज्य है बंगाल, और एक राज्य है पंजाब और बंगाल। ठीक है, एक है बंगाल और एक है पंजाब। इन तीन राज्यों में क्या किया गया? इन तीन राज्यों में प्रांतीय विधानमंडल बनाए गए। क्या बनाए गए? प्रांतीय, समझ में नहीं आता भाई, ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल बनाए गए। अभी आगे चल करके प्रांतों के लिए चुनाव होंगे, बजट होंगे। 1937 में क्या हुए थे? प्रांतीय चुनाव हुए थे। ऐसे तो हुए थे। प्रांत मतलब राज्य। तो गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है प्रांतों का भी विधायिका बना सकते हो, विधानमंडल बना सकते हो। तो 1853 के अधिनियम की जो स्थिति थी वो ये थी कि केंद्र स्तर पर क्या होते थे? केंद्र स्तर पर जो है दो चीजें थी। एक थी गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो कि सरकार के रूप में कार्य करते थे, और एक थी विधान परिषद जो कि विधान बनाने यानी कानून बनाने के रूप में कार्य कर रही थी, विधान परिषद। और शुरुआत में इसमें जो है 6 सदस्य बनाए गए थे। चीजें समझ में आ रही हैं? अब ये तो हो गया केंद्र स्तर का मामला, लेकिन बहुत सारे राज्य तो है ना, छोटे छोटे प्रांत है। जैसे 1935 के अधिनियम में देखेंगे तो 11 प्रांत बनेंगे। तो ऐसे प्रांत थे कई जो अंग्रेजों कंट्रोल में थे, जैसे सेंट्रल प्रोविंस है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, यूनाइटेड प्रोविंस है। तो इनके लिए जो है प्रांतीय स्तर पर विधानमंडल बनाया जा सकता है। ये प्रावधान किसमें था? इन तीन राज्यों के लिए किया गया था, और ये जो है 1861 के अधिनियम में था। तो शायद ऐसा प्रश्न पूछे, कैसा पूछा जा सकता है कि प्रांतीय विधानमंडल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? 1861 के अधिनियम से हुई थी। चीजों को समझना है भाई, सिर्फ टिक नहीं करना है। कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। कार्यकारिणी परिषद मतलब कार्यपालिका परिषद। कार्यपालिका यानी कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, जो शुरुआत में जहाँ कितने सदस्य होते थे, इसमें 1+4 बनाए गए थे शुरुआत में गवर्नर वारेन हेस्टिंग के समय पर। अब इसमें जो है क्या किया गया? इसका विस्तार किया गया, और 6 से लगाकर 12 तक जो है भारतीय सदस्य क्या किए गए? यहाँ पर बढ़ा दिए गए। कितने कर दिए गए? 6 से 12 सदस्य जो बढ़ा दिए गए। और इसी अधिनियम में पहली बार 3 भारतीयों को क्या किया गया? शामिल किया गया। इसी अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया? 3 भारतीयों को। अच्छा प्रश्न है, आपसे अगर पूछे कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, जो सरकार के रूप में भारत में कार्य करती थी, उसमें पहली बार 3 भारतीयों को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से, 61 के माध्यम से। और वो 3 भारतीय कौन कौन से थे? बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा, और ये नाम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी मध्य प्रदेश में मैं आगे चल करके पढ़ाऊंगा एक रियासत जिसका नाम है सिंधिया रियासत। कौन सी रियासत? सिंधिया रियासत। आगे पढ़ेंगे हम होलकर रियासत मध्य प्रदेश के इतिहास में। मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे बघेल रियासत पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे भोपाल रियासत। तो ये व्यक्ति हर बार जो है हर रियासत में जाएगा और क्या करेगा? सुधार जो है लागू करवाएगा, और उन शासकों के समय पर अच्छे सुधार होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड है भाई, नेशनल लेवल पर कानून बनाने का कार्य करता है। सर दिनकर राव,
ठीक है, तो ये नाम वहाँ पर भी आएगा। तो ये चीज़ें समझ में आई कि जो 3 भारतीय थे, कौन कौन से, बनारस से महाराज, पटियाला महाराज, पटियाला पंजाब में पड़ती है, रियासत बड़ी, और दिनकर राव, ये 3 भारतीयों को पहली बार जो है 1861 के अधिनियम से गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया जाता है। भाई अच्छा खासा टाइम लेकर के चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब यहाँ ना समझ में आए ना तो अपेक्षा मत करिए कि समझ में आएगा आगे। 1873 का चार्टर अधिनियम है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी भंग। हालांकि भंग तो वो अधिकार तो छीन लिए गए थे 1857 के बाद ही, लेकिन पहली बार जो कानून आया था औपचारिक रूप से कानूनी मान्यता जो है कि भंग कर सकते हैं। और 1884 में जो क्या किया गया था, कंपनी को भंग किया गया था। अगर आपसे ये पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के माध्यम से भंग किया गया था, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, 1873 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान था। अंतिम चार्टर, एक और बात ध्यान रखते हैं, ये क्या है, अंतिम चार्टर अधिनियम है, इसके बाद कोई चार्टर नहीं आया हुआ है। और इसे जो है कंपनी को 1884 में क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। 1 जनवरी 1884 को कंपनी को क्या कर दिया गया, औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, शाही उपाधि अधिनियम, ये हम पढ़ चुके हैं इतिहास में भी, 1876 में आया हुआ था। और इस अधिनियम के तहत, ठीक है, शाही उपाधि अधिनियम, गवर्नर जनरल में जो है 6वां सदस्य लोक निर्माण विभाग, मतलब एक 6वां सदस्य जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य और बढ़ाया गया, 6वें नंबर का सदस्य, और उसे कौन सा जिम्मेदारी दिया गया, लोक निर्माण विभाग की जो है जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि ये प्रावधान मुझे नहीं लगता, हटाइए इसे, रहने दीजिए, इसे मत करिएगा, यहाँ पर कहीं का और प्रावधान है ये। तो ये ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि 28 अप्रैल 1876 को जो है भारत की मतलब सम्राज्ञी नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, सम्राज्ञी विक्टोरिया को नियुक्त किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो शाही राजसी अधिनियम 1876 के तहत 28 अप्रैल 1876 को जो ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी के रूप में क्या किया जाता है, इस अधिनियम के माध्यम से नियुक्त किया जाता। हालांकि शासन तो पहले से ही उनके पास में था, लेकिन कानून जो आया हुआ था 76 में। और महारानी विक्टोरिया को जो है 1 जनवरी 1870 को क्या किया गया था, केसर हिंद घोषित किया गया था। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892, और इसमें ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। भारत में अगर पूछे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी, वो यहीं पर हुई थी। अब देखिएगा, कार्यकारिणी परिषद में फिर से सदस्यों की संख्या यहाँ पर 10 से 16 की जाती है। देखिएगा, कार्यकारिणी परिषद का इतिहास में बता देता हूँ। यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर सदस्य कितने होते थे, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय पर 1+4 थे, फिर जब कॉर्नवालिस आया हुआ था तो 1+3 कर दिए गए थे। फिर इसमें जो है जो 1861 का अधिनियम आया, तो इसमें प्रावधान किया गया था कि मतलब 10 से अधिकतम 10 तक सदस्य कर सकते हैं। तो 1861 के अधिनियम के माध्यम से 3 भारतीयों को क्या किया गया, नियुक्त किया गया यहाँ पर। तो लगभग 10 के आसपास सदस्य हो गए थे। और 1892 में इसमें सदस्य कितने कर दिए गए, लगभग 16 तक सदस्य कर दिए गए थे, 10 से 16 सदस्य कर दिए गए थे। ऐसे जो है सरकार के रूप में सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। तो कार्यकारिणी परिषद में जो है गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य हो गए, ये हो गए आपके 10 से 16 हो गए। इसमें पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। कैसे बजट पर बहस करने का अधिकार, समझ में नहीं आया। देखिएगा, जो एक क्या होती थी, विधान परिषद होती थी, विधान परिषद थी, विधान परिषद थी। और विधान परिषद में जो है जनता द्वारा चुने हुए लोग होते थे, भले ही उतने मतलब इस लेवल का नहीं था, लेकिन शुरुआती लेवल थी। और ये मूल रूप से 1853 में इसको क्या किया गया था, गठन किया गया था। और एक क्या होती थी, गवर्नर जनरल प्लस जो है उसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी, जिसे सरकार कहते हैं, कार्यकारिणी परिषद होती थी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है भारत के चुन करके जाते थे, तो सरकार से सवाल पूछते थे कि पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हो, बजट बनाया है तो कितना पैसा बनाया हुआ है, भारतीय कोष से कितना। तो बजट ये पढ़ेंगे पॉलिटी में भाई, बहुत बड़ा ये हिस्सा होता है। बजट के माध्यम से ही सरकार पर कंट्रोल किया जाता है, धन पर कंट्रोल किया जाता है। तो बजट पर जो है, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में आया था, तो 1853 में। हालांकि ये बहुत नाम मात्र का भाई था, चाहे तो ये गवर्नर जनरल जवाब दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता है कि भाई कहाँ खर्चा किया हुआ, नहीं बता सकता है। इन्हें पूरक प्रश्न पूछने का इसमें अधिकार नहीं था, मतलब दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। उसके अंदर ही 15 दिनों की सूचना के माध्यम से लेटर में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ये लोकतंत्र की शुरुआत मात्र थी और कुछ नहीं था। इस वास्तविक
कुछ नहीं सुधार हुआ था, लेकिन एक प्रकार की शुरुआत थी ये। तो पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी किसमें दिया गया था? ये 1892 के अधिनियम में दिया गया था, और अप्रत्यक्ष चुनाव की भी शुरुआत हुई थी। तो चलिए, बजट पर जो है प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। हालांकि ये मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं थी। कार्यकारिणी सदस्य बढ़ाए गए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। तीन विशेषताएं चलती हैं। 1909 का अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम है, और आपको इसमें अगर मैं एक बात करूँगी, कोई भाई एक बात बता दो, तो मैं कहूँगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले जो है इस टाइम पर क्या है? भारत के क्या है? सचिव हैं। क्या है? भारत के जो है सचिव हैं, भारत सचिव। मिंटो कौन है इस समय पर? भारत के गवर्नर जनरल हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मिंटो जो है इसे भारत में सांप्रदायिकता क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और मुस्लिम समुदाय को क्या दी गई थी इसमें? जो पहले तो केंद्रीय जो विधान परिषद होती थी, समझा ना, 1853 में क्या किया गया था? विधान परिषद का निर्माण किया गया था। किया गया था कि नहीं किया गया था? निर्माण नहीं किया गया था। दरअसल गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य बढ़े हुए थे, उन्हीं को अलग कर दिया गया था। मैं थोड़ी सी फिर से बता दूं कि भाई विधायिका का विकास कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता था? 1773 के अधिनियम में बात की गई थी कि एक गवर्नर होगा और उसके 4 सदस्य होंगे, और इसे क्या कहा गया था? मतलब कार्यकारिणी परिषद या गवर्नर जनरल की परिषद कहा गया था। किसकी परिषद? गवर्नर जनरल की परिषद कहा गया था। इसमें धीरे धीरे सदस्यों की संख्या काफी हो गई, और पहली बार इसमें जो है 1833 में क्या किया गया था? एक बात की गई, और उस बात का नाम है कि पहली बार 1833 में जिसमें विधि सदस्य शामिल किया गया था। कौन सदस्य? विधि सदस्य शामिल किया गया था। और आगे चल करके 1853 में क्या किया गया कि इसको जो है विभाजन कर दिया गया। एक जो है क्या होगी? गवर्नर जनरल की परिषद होगी, जो कि सरकार के रूप में कार्य करेगी, और दूसरी क्या होगी? विधान परिषद होगी। क्या होगी? विधान परिषद होगी, जो कि विधायिका के रूप में कार्य करेगी। इसमें शुरुआत में कुल 6 सदस्य थे। अब इसमें जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? 1909 के अधिनियम तक जो है इसी को अधिकार दिए गए थे। 1892 में क्या किया जाता है? 1861 में जो है इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। ठीक है, ये सरकार में शामिल किए गए थे, रहने दीजिए। तो जो 1892 का है, 1892 में इन्हें बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। और 1909 में क्या किया गया कि इसमें जो है इस विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। और उन 60 सदस्यों में से जो है 32 सदस्य तो क्या होते थे? मतलब ये इनमें से सीधे से 28 सदस्य क्या होते थे? अंग्रेज होते थे। ठीक है, और 32 जो होते थे ये मतलब भारतीय होते थे। इन भारतीयों में से 5 का मनोनीत किया जाता था, और 28 का चुनाव होता था। इन 28 में से 5 सीटें किसी दी गई थी? मुस्लिम समाज को आरक्षित की गई थी। यही बात है। तो मुस्लिम समुदाय को जो है 5 सीटें आरक्षित की गई थी। कहाँ पर? विधान परिषद में जो है 5 सीटें आरक्षित की गई थी, विधान परिषद में। मुस्लिम समुदाय को केंद्रीय विधान परिषद में 5 सीट दी गई थी। ये वही है सांप्रदायिक आरक्षण की शुरुआत। और केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण पहली बार कब किया गया था? बार बार कह रहा हूँ भाई, भले पेपर में ना आए, लेकिन पॉलिटी समझने में दिमाग खराब कर देते हैं। ठीक है, तो 1853 में। और जब तक चीज़ें कंप्लीट ना हो तो कभी ना कभी ये लगता रहता है यार भाई बनता नहीं है, तो पढ़ना तो पड़ता ही है सब कुछ, तो अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिएगा, यहाँ तक की बातें हो गई, और अगली बात करते हैं। अगली बात है कि इसमें भारत परिषद और गवर्नर परिषद दोनों में क्या किए गए? भारतीयों की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो अभी तक जो है ध्यान रखना कि जो गवर्नर परिषद थे इसके पहले 3 भारतीय सदस्य बनाए गए थे, लेकिन वो कहाँ पर बनाए गए थे? विधान परिषद में सदस्य बनाए गए थे। कहाँ पर बनाए गए थे? विधान परिषद में बनाए गए थे, जो कि 1853 के तहत बनी थी। तो ये पहली बार था कि गवर्नर जनरल की परिषद में कोई भारतीय शामिल हुआ था। उसका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, SN सिन्हा कह दिया जाता है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा का नाम था, SN सिन्हा या सत्येंद्र सिन्हा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत परिषद ये भारत परिषद कहाँ होगी? ये ब्रिटेन में होगी। ये कहाँ होगी? ब्रिटेन में। तो इसमें भी जो है भारतीयों को शामिल किया गया था। 2 भारतीय, कौन कौन से? KG गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को जो है इसमें शामिल किया गया था। तो ये 2 नाम ध्यान रखना, भारत परिषद में शामिल होते हैं, और ये जो है गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होता है। कौन? सत्येंद्र सिन्हा जी। तो क्या ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? भाई आना चाहिए, नहीं आ रही हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और
जो 1892 का अधिनियम था उसमें क्या दिया गया था, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, थोड़ा सा और विस्तार किया गया, इसमें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। और सबसे कम समय तक चलने वाला अंग्रेजों का कानून कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा है बीपीएससी 2022 का प्रश्न है ये, बीपीएससी बिहार पीसीएस में पूछा गया है कि सबसे कम समय तक चलने वाला अंग्रेजों का कानूनी प्रयोग कौन सा था, तो 1909 का अधिनियम ही था। ठीक है, इस संदर्भ में क्या कहता है यहाँ पर मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, इसे खत्म करते हुए क्या कहता है, इसे कहता है कि यह सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य क्या है, अधूरा और अल्पकालिक समझौता है। तो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ये भी जो है अच्छा स्टेटमेंट है, मैकडोनाल्ड द्वारा कहा गया था, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, वैसे खत्म कर दिया गया था। अगली बात करते हैं भाई 1919 का अधिनियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इतने फैक्ट जो है आपको 1919 के अधिनियम में अगर कर लेते हैं तो आपका देखिएगा, अगर इन्हें याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं भाई, तो हमेशा के लिए हो जाएंगे। 1919 के अधिनियम का जो है, अब थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर बताऊं ना, तो आपको पता होगा कि 1914 से लेकर 18 तक विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध है। होम रूल लीग आंदोलन खूब चला हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा 1916-17 में। तिलक की स्वराज्य की मांग, लगातार कांग्रेस की जो स्वराज्य की मांग, इन सब के चलते जो है 1917 में क्या की जाती है, एक घोषणा की जाती है। उस घोषणा का नाम था मॉन्टेग्यू घोषणा। और मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत के समय पर सचिव थे। तो 1917 में जो है मॉन्टेग्यू घोषणा होती है, और मॉन्टेग्यू घोषणा में कहा जाता है कुछ सुधार करने की बात की जाती है। इन्हीं सुधारों को जब संसद में पास कर दिया जाता है तो उसे 1919 का अधिनियम कहते हैं। क्या प्रावधान थे इस अधिनियम में, इसका पहली बात अन्य नाम ध्यान रखिएगा, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। चेम्सफोर्ड कौन है इस समय पर, भारत का गवर्नर जनरल है। मॉन्टेग्यू कौन है इस समय पर, भारत का सचिव है। तो पहली खास बात है, केंद्र जो है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। क्या बनाई गई फ्रेंड्स, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। समझ में आया क्या, नहीं आया भाई, चलिए देखते हैं। अब देखिएगा केंद्र स्तर पर क्या स्थिति है अंग्रेजों के जमाने पर। केंद्र स्तर पर स्थिति ये है कि एक तरफ तो क्या है, गवर्नर जनरल है और उसकी क्या है, परिषद है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, सरकार के रूप में काम करती है। किस रूप में, सरकार के रूप में काम कर रही है। और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है, ये केंद्र स्तर की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ है विधान परिषद। ये वही विधान परिषद है जिसका निर्माण मूल रूप से कब किया गया था, 1853 में किया गया था, ठीक है। और ये जो है सरकार के रूप में कार्य कर रही है। ये किसके रूप में कार्य करती है, ये विधायिका के रूप में कार्य कर रही है, विधायिका के रूप में कार्य करती है। अब जो ये केंद्रीय स्तर का विधानमंडल है, इसे क्या कर दिए गए, 2 सदन कर दिए गए। कितने सदन कर दिए गए, 2 सदन कर दिए गए। इसे कहा गया क्या कहा गया, सेंट्रल ऑफ काउंसिल ऑफ सेंट्रल स्टेट कहा गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ सेंट्रल स्टेट यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया था इसे, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि क्या कहूँ, राज्य परिषद, राज्य परिषद कहा गया। 2 भागों में क्या कर दिया गया, बांटा गया, एक में राज्य परिषद कहा गया और एक में क्या कहा गया, दूसरे भाग में से क्या कहा गया, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली कहा गया, यानी कि केंद्रीय विधान मंडल कहा गया, केंद्रीय विधानमंडल कहा गया। चीजें समझ में आ रही है ना, आना चाहिए भाई। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी, मुझे जहां तक याद है, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 60 थी। जो राज्य परिषद है ये क्या है, उच्च सदन है, और ये क्या है, निम्न सदन है। और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 142 के आसपास थी। अभी देखेंगे, लिखा होगा शायद, जो क्योंकि डाटा जो है भाई भूल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलते हैं। तो यही आगे चल करके भाई 1954 में क्या बन गया था, भारत की राज्यसभा बन गई थी, और ये जो है लोकसभा बन गई थी। तो ये चीजें हैं, अगर यहाँ चीजें समझ में आ गई हैं तो वहाँ पॉलिटी समझने की जरूरत क्या है। तो ये हो गया। अब देखिएगा भाई, टाइम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए चीजें समझ में आएंगी। और आपको जो है अन्य नाम जो है इसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गया। केंद्रीय विधानमंडल जो है 2 सदनों में बट गया। कौन कौन सा, एक जो है स्टेट काउंसिल, जिसे राज्य परिषद कहा हुआ है, और एक जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, सेंट्रल, ठीक है, यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली। इसी में तो बम फेंका हुआ था सुभाष चंद्र भगत सिंह ने, और इसी के चुनाव हुए थे आगे चल करके 1923 में, जिसमें वो जीते हुए थे। और ये किसकी स्थिति है, केंद्र स्तर की है।
और प्रांतों की स्थिति अलग है भाई, प्रांतों में जो विधानमंडल है वो अलग है। ठीक है, प्रांतों में प्रति नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, प्रांतों होगा। तो किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। और प्रांतों में क्या स्थिति होती थी? वो तो केंद्र की स्थिति हो गई जो हमने समझी। प्रांतों में दो विषय बनाए गए थे, एक बनाए गए थे हस्तांतरणीय विषय, हस्तांतरणीय विषय, और एक बनाए गए थे आरक्षित विषय, आरक्षित विषय। तो यही क्या था? दोहरा शासन था। इन पर जो शासन करने का अधिकार दिया गया था वो दिया गया था प्रांतीय विधानमंडल को। किसको दिया गया था? प्रांतों को। ठीक है, और इन पर जो अधिकार था वो किसका था? गवर्नर जनरल का था। किसका था? गवर्नर जनरल का था। जानकर हैरानी होगी कि भाई पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट जैसे टैक्स वसूलना, पैसा रुपया वाला जितना काम था वो आरक्षित विषय बना दिए थे अंग्रेजों ने, और हस्तांतरण विषय, मेला लगाना, कृषि, सिंचाई, ये व्यवस्थाएं जो है इसमें आ गई थी। तो कोई खास बात नहीं थी भाई, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, लेकिन कुछ हद तक व्यवस्था बनी हुई थी। तो ये क्या था? दोहरा शासन था, यानी कि एक तरफ जो आरक्षित विषयों पर गवर्नर का शासन, और हस्तांतरित विषयों पर किसका? प्रांतों के विधानमंडल का शासन। तो ये क्या है? दोहरा शासन है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखना, लियोनेस कार्टिस द्वारा जो है ये डायरकी सिस्टम दिया गया था। भारत सचिव, ध्यान रखिएगा, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत सचिव को यह अधिकार है कि वो भारत के लिए महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसे क्या कहते हैं? सीएजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएजी कहते हैं। उसको नियुक्त कर सकता है महालेखा परीक्षक। किसके लिए? ये क्या करता है कि जो सरकार के खजाने की जांच करता है, मतलब कितना पैसा कैसे निकला हो उसका लेखन का कार्य करता है। अभी जो है एमपीपीएससी में लेखांकन अधिकारी की जो पोस्टें होती हैं तो इसी से रिलेटेड होती हैं। तो ये ध्यान रखना। तो भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसमें जो है 1923 में, 1919 के अधिनियम के तहत 1923 में ली आयोग की स्थापना की गई, और शायद उसका नाम था स्टर्नली ली, नाम था उस अध्यक्ष का, अंत में नाम आता है। तो इसी आयोग की अनुशंसा पर जो है क्या किया गया? 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई, यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये बात भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो कार्यकारी परिषद होती थी ना, कौन सी कार्यकारी परिषद? गवर्नर जनरल की। उसमें जो है न्यूनतम 3 भारतीय क्या कर दिए गए? इसमें अनिवार्य कर दिया गया कि कम से कम 3 भारतीय इसमें क्या होंगे? अनिवार्य हैं गवर्नर जनरल की परिषद में। तो किसका प्रावधान है? 1919 के अधिनियम का। 1919 के अधिनियम में क्या किया गया फ्रेंड्स? आरक्षण का विस्तार किया गया। जो पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण 1909 में पहली बार मुस्लिम को दिया गया था, वह अब जो है सिखों को दे दिया गया, ईसाइयों को दे दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दे दिया गया, यानी कि जो अंग्रेज हैं, और यूरोपियंस, जो अन्य यूरोपियंस रहते हैं जैसे फ्रेंच, रेंच, डच, डेनिश, पुर्तगाली, इनको भी दे दिया गया था। ये आरक्षण बढ़ाया गया। पहली बार इसमें केंद्रीय बजट को जो है राज्य से अलग किया गया था। तो किसमें प्रावधान था? 1919 के नियम में केंद्र के बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है ना, तो निसंदेह छाप दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं पूछ पाए तो फिर कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। इस अधिनियम में जो है 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान था कि आगे चल करके 1919 के अधिनियम की जो है 10 वर्षों बाद समीक्षा की जाएगी कि भारत में कितनी संवैधानिक प्रगति हुई है, और इसी के लिए साइमन कमीशन आगे चल करके आता है, ताकि इसकी रिपोर्ट के आधार पर अगला कानून बनाया जाए। ठीक है, तो समीक्षा आयोग की बात की गई 10 वर्षों बाद। इसमें अध्यादेश की शक्ति यथावत रखी गई थी, यानी कि जो अध्यादेश की शक्ति मूल रूप से 1861 के अधिनियम में थी, तो उसे यथावत रखा गया था कि जो है अध्यावत पूर्व की जैसा है। विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व जो है अनुमति लेनी होती थी। जो विधानमंडल है वहाँ पर अगर कोई भी नया कानून बनाना है तो उस कानून को रखने से पहले अनुमति लेनी होगी। किससे? गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी होगी। और यही तो क्या है भाई? वीटो पावर है, जो राष्ट्रपति की 3 प्रकार की वीटो पढ़ते हैं, यही तो है। ठीक है, तो यही वीटो 1935 के अधिनियम में होगा, यही भारत के संविधान में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल किस के लिए आरक्षित करता था? सम्राट के लिए, कि हम महाराज से पूछ करके जो है इसको अनुमति लेकर के बताएंगे। तो फिर बाद में चाहे तो ले सकता है, यानी कानून को रोक सकता था। ये वीटो पावर था। तात्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिए, यूपीपीसीएस का प्रश्न है। हर कोई याद रखता है कि 1857 में कौन था, स्वतंत्रता के समय पर कौन था। तो 1919 का अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम था भाई। ठीक है, अगर इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ तो प्रांतीय स्तर पर जो है उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था? 1919 के अधिनियम में ही प्रस्तावना में जो है शब्द उल्लेखित थे।
और तात्कालिक प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था ब्रिटेन का। और प्रथम बार जो है इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार, अरे भले एक चुनू भर दिया गया हो, मतलब 2-4% महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार पहली बार 1919 के अधिनियम में। उत्तरदायी शासन की शुरुआत किस अधिनियम से? 1919 के अधिनियम से। प्रस्तावना में इन शब्दों का प्रयोग देखने को मिला था। हमारे पास में फ्रेंड्स क्या है, अब ये नेहरू रिपोर्ट है, देख लीजिएगा। क्योंकि एक फैक्ट इसमें ध्यान रखना कि भारत में यह प्रथम प्रयास था जिसमें ऐसा प्रयास किया गया था कि मतलब कानून बनाया गया था। और इस कानून में जो है क्यों बनाया गया था? साइमन कमीशन के विरोध में चैलेंज जो मिला हुआ था। इसमें जो है खास बात थी मौलिक अधिकारों का प्रावधान था और डोमेनियन स्टेटस का जो है प्रावधान था। बाद में यह कोई नज़र नहीं करता है, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू रख देते हैं तो इसका महत्व कम हो जाता है। चलिए अगला बात है हमारे पास में लास्ट, और वो है 1935 का अधिनियम। ध्यान रखिएगा 300 बहुत बड़ा कानून था, अभी तक का सबसे बड़ा कानून था। 321 अनुच्छेद थे, इसमें 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, इतना बड़ा कानून था। और भारत के संविधान अगर इसे पढ़ लिया अच्छे तरीके से तो भारत का अधिकांश संविधान आपसे बन जाएगा। हालांकि इतनी डिटेल से अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि संविधान भी पढ़ना होता है। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। तो आपको ये चीज़ें पता है कि 1919 का अधिनियम आया था, और 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए जो आया हुआ था वो कौन था? साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है 1929-30 में आती है, और उस पर चर्चा करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं। और इन गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है क्या बनाया जाता है? श्वेत पत्र बनाया जाता है। और श्वेत पत्र को जब संसद में पारित कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? 1935 का अधिनियम बन जाता है। तो ये श्वेत पत्र या साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो है क्या था? आधारित था। इसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। क्या क्या प्रावधान थे खास? इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था? समझिएगा, संघ का मतलब क्या होता है? अखिल भारतीय संघ का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। तो संघ के लिए इन्होंने बताया था कि इसमें जो अंग्रेजों के प्रांत हैं, यानी कि जो कुल 11 प्रांत हैं जहाँ पर अंग्रेजों का शासन है, वो क्या होंगे? संघ में शामिल होंगे। इसमें जो है 6 कमिश्नरी प्रांत भी शामिल होंगे। कौन? 6 कमिश्नरी प्रांत शामिल होंगे। और इसमें जो है देसी रियासतें भी शामिल होंगी। हालांकि देसी रियासतों को यह अधिकार पहले दे दिया था कि तुम्हें चाहो तो शामिल हो सकती हो, अन्यथा स्वतंत्र रह सकती हो। तो देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, ये संघ नहीं बन सका। हालांकि प्रावधान तब बाद में यही लागू है भारत में। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना के इसमें प्रावधान था, और इसमें जो है यह 11 प्रांत थे संघ में, 6 कमिश्नरी प्रांत थे और देसी रियासतें शामिल थी। देसी रियासतों को पहले से अधिकार दिया गया था कि तुम जो है इसके लिए पहले से क्या हो? ऑथराइज्ड हो, मिल सकती हो तो और नहीं मिल सकती हो। इस अधिनियम में जो है जो पहले 1919 के अधिनियम के तहत द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था, जिसमें क्या था? एक राज्य परिषद थी और एक क्या थी? विधान परिषद थी। उसमें मूल रूप से सदस्य क्या थे? 1919 में कितने थे? 44 सदस्य थे। इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 375 कर दिया गया। और जो राज्य परिषद के सदस्य 60 थे 1919 में, 1935 में वो कितना कर दिया गया? 260 कर दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय स्वायत्तता इसमें जो है दी गई थी, और कहा गया था कि स्वतंत्र संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था कि राज्य जो है स्वतंत्र रूप से बन सकते हैं। तो प्रांतीय मतलब राज्य। प्रांतों प्रति नहीं होगा भाई, यहाँ पर प्रांतों होगा। प्रांतों में जो 1919 के अधिनियम में क्या किया गया था? द्वैत शासन लगाया गया था। प्रांतों में क्या किया गया था? 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन लगा दिया गया था, उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और अब द्वैत शासन कहाँ पर लग गया? अब द्वैत शासन कहाँ पर लग गया? प्रांतों में द्वैत शासन का अंत था, केंद्र में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। इसमें जो है संघ सूची, समवर्ती सूची तथा राज्य सूची का भी निर्माण किया गया था। राज्य सूची में जो है प्रांत क्या करेंगे? अपना कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है और संघ सरकार भी कानून बना सकती है। और संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? संघ सरकार, यानी केंद्रीय सरकार को अधिकार होगा। तो ये 3 जो है ये विषयों का विभाजन किया गया था यहाँ पर। अगली बात करें, इसमें जो है संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, जो कि ठीक है। तो ये शुरुआत में कलकत्ता में बनाया गया था, बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया आज़ादी के समय पर। तो संघीय न्यायालय ही बनाया गया था। ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ध्यान रखिएगा। इसके खिलाफ जो है क्या कर सकते थे? ब्रिटेन में अपील की जा सकती थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को इसमें बनाए रखा गया था। मतलब ये कहा गया था कि चाहे भारत परिषद या गवर्नर जनरल कोई कुछ भी कहे, लेकिन ब्रिटेन के संसद का निर्णय जो क्या होगा? अंतिम होगा। तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया था।
भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। जो भारत परिषद कब बनी थी? 1858 के अधिनियम में बनी थी, उसका क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया था। तो भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के माध्यम से। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। इसमें जो है दलित, महिला और मजदूर वर्ग को भी क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। ठीक है। इसमें जो है प्रस्तावना का अभाव था। क्या था? प्रस्तावना का अभाव था। इसमें बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन मतलब जनता को कोई खास अधिकार नहीं दिए गए थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये वो गाड़ी है जिसमें कई लोग कंट्रोल करने वाले तो हैं, यानी कि कई ब्रेक तो हैं, लेकिन इंजन है ही नहीं कि आगे गाड़ी बढ़ सके, यानी कि शासन व्यवस्था आगे बढ़ सके। बर्मा के शासन को भारत से अलग कर दिया गया। इसके पहले दोनों के लिए एक ही कानून बनता था, अब अलग अलग बनेगा। बरार क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा भाई, स्टार लगा लीजिएगा। इसमें नया प्रश्न है, अगर घुस करके ऐसा पूछा ना तो फिर दिमाग सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमपीपीएससी के हिसाब से सही है। बरार मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था, तो एमपीपीएससी में ऐसे ही घुस करके प्रश्न आते हैं, लेकिन ऐसा सिंगल फैक्ट लिखा होगा पता नहीं चलेगा भाई। एमपीजी की में से कभी कहीं नहीं पढ़ा, तो ये पॉलिटी की दृष्टि से है, राष्ट्रीय दृष्टि से है। तो बरार क्षेत्र जो है ये पहले महाराष्ट्र में हुआ करता था, और बरार रियासत हम बरार प्रांत पहले भी पढ़ा हुआ था। कहाँ? बहमनी साम्राज्य में पढ़ा हुआ था इस प्रांत को, बहमनी साम्राज्य में। वही बरार प्रांत है जो कि महाराष्ट्र में होता था। इसे क्या कर दिया गया? मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया 1935 के नियम के माध्यम से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा। मताधिकार का विस्तार किया गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। अधिकतम जो है 10% लगभग भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखना, वोट देने का अधिकार उसके पास में होता था जो शुरुआत में टैक्स देते थे। तो आज ये लोकतंत्र है, तब जो है सभी के पास में वोट देने का अधिकार है, नहीं शुरुआत में नहीं होता था। और इसमें जो है क्या किया गया? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। पहले 1919 के अधिनियम में जो है लोक सेवा आयोग, और इसमें संघ लोक सेवा आयोग। ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता था? एफपीएससी कहा जाता था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फेडरल का मतलब भी संघ होता है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रावधान था, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आ चुका है। ये दरअसल कुछ नहीं है, ये जो भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी दिए हुए हैं, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये वही हैं। तो ऐसा प्रश्न आ चुका है कि 1935 के अधिनियम में उल्लेख है सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्तमान भारतीय संविधान के किस रूप में या किस नाम में जाने जाते हैं? तो भाग 4 के डीपीएसपी हैं ये। और ये मूल रूप से कहाँ से लिए गए थे? 1935 के अधिनियम में आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, तो इसीलिए इसका स्रोत क्या हो जाता है? आयरलैंड हो जाता है। इसमें जो है टिप्पणी की गई थी, और टिप्पणी क्या थी? वो टिप्पणी ये थी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था? कि गुलामी कैसे अधिकार पत्र कहा हुआ था। दूसरी टिप्पणी थी कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। ठीक है। भीमराव अंबेडकर का भी एक कथन है, जब संविधान बनाया गया था तो उसका अधिकांश हिस्सा जो है लगभग, और ज़्यादा भाई 2/3 हिस्सा जो है 1935 के नियम से लिया गया था। तो भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, मुझे इस संदर्भ में कोई माफ़ी नहीं मांगनी है कि मैंने संविधान में अधिकांश हिस्सा जो है 1935 के नियम का शामिल किया था। ये कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर जी का है। और ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, अपना जो है ये कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है चीज़ें जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। और आपको ये शॉर्ट नोट है चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम में जो है एक बार मैसेज कीजिएगा, या फिर देखिएगा हम भेज देंगे। फिर भी कई बार बहुत सारे काम होने के बाद जो ध्यान भूल जाता है। चलिए, थैंक यू।